नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। 27 जनवरी को 27 जनवरी इसी साल हमारे रिपब्लिक डे एक दिन बाद फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो सब आप जानते ही हैं, जो हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन कुछ कुछ जो थोड़े से कठिन सब्जेक्ट मैं कहूंगा थे, वो रह गए हैं। और वो क्या है? क्योंकि याद रखिए, ये बहुत लंबा सफर तय किया है भारत ने। 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी, बीच में इसको सस्पेंड कर दिया गया था 2013 में, और फिर 2022 में ये शुरू किया गया। और क्यों इतना हंगामा क्यों हुआ इसके ऊपर? कहा गया मदर ऑफ ऑल डील्स और इस तरह की बातें हुई। लेकिन याद रखिए कि ये अभी साइन नहीं हुआ है, ये केवल अग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ है। तो इसकी क्या निटी ग्रिटीज के, इसमें छोटी छोटी वो बातें जो हैं, जो लोगों ने एक्सप्लेन नहीं की हैं, वो आज हम जानेंगे। और भाग्यशाली है कि हमारे साथ फिर से एक बार ब्रिगेडियर आशीष पोपली जुड़े हुए हैं। आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। थैंक यू। तो बताइए कि ये क्या है, पूरी इसकी शुरुआत से बताइए, क्या है टाइमलाइन और कहाँ ये हमें आगे लेके जाएगी, और इसकी स्थिति क्या है इस समय के समय? ओके, सो जैसा आपने बताया, बहुत सारे स्पीकर्स और बहुत ज्ञानी लोग, अच्छे जर्नलिस्ट इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं पिछले एक हफ्ते में, जब से ये कंक्लूड हुआ 27 जनवरी को। जी मीडिया, सोशल मीडिया दोनों के ऊपर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो इसमें मेरे को ऐसे वर्ड्स मिले हैं जो मुझे रिसर्च करने पड़े, लोगों से बात करनी पड़ी कि ये मुझे समझाओ, क्योंकि मैं भी कोई इकोनॉमिक्स का कोई स्टूडेंट नहीं हूं बहुत बड़ा। और जब वो समझने शुरू किए तब रियलाइज हुआ कि जितना बताया गया है, एक लेमैन, मेरी तरह लेमैन, एक स्टूडेंट, जिसको अगर 100 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि यूरोपियन यूनियन एफटीए के बारे में आप लिखिए, तो वो क्या लिखे? सिर्फ कार और विस्की और शैंपेन के बारे में नहीं लिख सकता है वो, विच हैज जी बीन डिस्कस्ड मोस्टली। सो मेरा बिल्कुल। पूरा एम आज का है कि ये एफटीए है क्या, और इसमें जो कठिन शब्द जो आपने वर्ड यूज किया, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो जी सबसे पहले 2007 से शुरू हुआ, फाइनली 2026 में जाकर के कंक्लूड हुआ। 27 जनवरी प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि 27 का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि 27 नेशंस हैं यूरोपियन यूनियन के। जी और इसके अलावा हमने 4 यूरोपियन नेशंस के साथ पिछले साल करा था, लेक्सेनस्टाइन, आइसलैंड, नॉर्वे और जी स्विट्जरलैंड के साथ। ईएफ तो ईएफटी। एंटायर यूरोप हैज बीन कवर्ड नाउ। 20 साल लगे, और जैसे आपने हिंट दिया कि या स्टार्ट किया कि अभी क्यों, अचानक क्या? अचानक का आंसर ये है कि इस वक्त यूरोप के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर, लेकिन खासकर यूरोप के ऊपर हेडविंड्स बहुत थी, अमेरिकन क्रिएटेड हेडविंड्स। ग्रीनलैंड इशू, नेटो, एयर बेसेस हटने हैं कि नहीं हटने हैं, नेटो को 2% से 5% जीडीपी पर लेकर के आ गया ट्रंप की, आप डिफेंस एक्सपेंडिचर अपना करिए। सो प्रॉब्लम्स थी। जी जितनी प्रॉब्लम यूरोप को रशिया से एंटिसिपेटेड थी, उससे कहीं ज्यादा 1 महीने के अंदर अमेरिका से आ गई। सो यूरोप वॉज नॉट सर्टन कि उनकी डायरेक्शन आगे क्या है। आज अगर डिफेंस डील उनकी नेटो बिखरती है ग्रीनलैंड की वजह से या कोई और वजह से, तो क्या ट्रेड उनका चलेगा? ट्रेड देवर एक्चुअली वो एक सबसर्विएंट बन गए थे जब से रशियन गैस नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2 पाइपलाइंस तोड़ दी गई थी और जर्मनी और जी यूरोप को गैस नहीं मिल रही थी। सो दे वर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर एवरीथिंग। सो दैट वो जो बिल्कुल। सबसर्विएंट कहानी थी, उसको एक हेज करने की बहुत जरूरत थी। और वो, अगर मैं हिंदी का एक वर्ड यूज करूं, तो कल्प गए थे कि उनको एक रास्ता कोई ढूंढना था। शायद आपकी रिक्वायरमेंट और मेरी रिक्वायरमेंट उस एक मोमेंट पर मैच हो रही थी, और उन्होंने इंडिया के साथ ये किया। उनकी और भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। चाइना, बहुत ज्यादा जी डिपेंडेंस यूरोप की चाइना पर है ट्रेड के ऊपर, और वो एक किस्म से डंपिंग के इश्यूज आ रहे थे। जी उनके पास जो वर्कफोर्स आ रही थी, मे बी इवन इंडिया से, चाइना से और देशों से, उनकी वेजेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वहां आकर के वो उनकी लेबर मार्केट खराब करते थे। सो यूरोप को इस समय अमेरिका, चाइना, इन सब के लिए एक मैसेज देना बहुत जरूरी था, और अपने लिए एक ऑल्टरनेट क्रिएट करना जरूरी था। इसलिए बहुत जल्दी उन्होंने
इंडिया के साथ ये किया, जो चीज 20 साल में नहीं हुई वो तकरीबन लास्ट 1-2 महीने में हुई। और बिल्कुल। जो मैं कठिन शब्द हम जो बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, अगर ये अभी अमेरिका फोर्स ना करता इनको इस डायरेक्शन में, तो शायद हमारे लिए अगले 5 साल भी ये डील नहीं होती। बिल्कुल नहीं हो पाती, ये बिल्कुल सही। लेकिन एक क्षण के अंदर, क्योंकि जैसे ही वो अमेरिका का प्रेशर पड़ा है, टैरिफ्स की कहानी आई और जो भी अमेरिका ने उनके साथ किया है ग्रीनलैंड में जो चल रहा है, उन्होंने बहुत सारे कंटेंशियस इश्यूज जो इंडिया के साथ थे, बहुत वैलिड कंटेंशियस इश्यूज, उन्होंने या तो उनको वेव कर दिया है हमारे साथ एफटीए में, या या उन्होंने उनको अबेंस में रख दिया कि यार इसको हम पैरेलली डील करते रहेंगे, लेकिन लेट अस गो अहेड, नहीं तो ये ऑब्स्टेकल्स जब तक खत्म नहीं होंगे तो एफटीए होगा नहीं। चलेगा। हाँ सो जी, हाँ जी। देयर रिक्वायरमेंट मेट आवर रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग एफटीए। सपोजिटली ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है। पॉपुलेशन के ओके। टर्म्स में देखें तो 50 करोड़ तकरीबन यूरोप की पॉपुलेशन और 150 करोड़ तकरीबन इंडिया की पॉपुलेशन, टोटल 200 बिल्कुल। करोड़, एक चौथाई दुनिया की पॉपुलेशन एड्रेस हो रही है। पॉइंट नंबर 2, ये कौन सी पॉपुलेशन है? इसमें 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, आधी पॉपुलेशन वो है जो मिडिल क्लास और हायर इनकम ग्रुप वाले हैं, तो इनकी कंजम्पशन पावर बहुत ज्यादा है। पॉइंट नंबर 3, ये दुनिया का तकरीबन एक चौथाई ट्रेड डील करते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। सो फिगर्स बहुत बड़ी हैं। एक और फिगर बता देता हूं, किसी कंट्री के साथ अगर मेरा ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, लेट से ओमान के साथ हुआ है या ऑस्ट्रेलिया के जी, साथ हुआ है, जी, तो हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्रेड होता है वो एक छोटे लेवल का रहा है कि 10, 20, 30, 50 बिलियन की आप बात कर रहे हैं। जी, यूरोपियन जी, यूनियन के साथ हमारा टेक ऑफ पॉइंट है 220 बिलियन डॉलर से। वी आर ऑलरेडी डूइंग गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड 220 बिलियन का, तो एक बहुत हेल्दी और हाई लेवल की बेसलाइन बनी हुई है ऑलरेडी। सो जी, ये रही फिगर्स की बात। अब मैं आता हूं इनके जो कंटेंशियस इश्यूज हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम उसी के ऊपर फोकस कर रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट जी, दोस। छोड़िए, फर्स्ट देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एक्सक्लूजन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। दैट मीन्स जब मेरी किसी से डिस्प्यूट होती है जी, फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट के या इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन में चला जाता है। इंडिया जी, इसमें बहुत बार धोखा खा चुका है। अगर आपको पुराने केसेस याद हो, वोडाफोन का जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस का इशू आया था, फिर ऑयल कंपनी थी केन्स, उनका वो जोधपुर में बारमेर में प्लांट था, उसके ऊपर आया था। सो हमने बहुत भुगता है इसके ऊपर कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स प्रणब मुखर्जी के टाइम पे लगा था और उसके बाद वो लीगल केसेस बने एंड वी लॉस्ट दोस केसेस। सो इंडिया की रिक्वायरमेंट थी कि एफटीए के अंदर, खासकर यूरोपियन यूनियन जहां पर उनके लॉज और उनके स्टैंडर्ड्स बहुत जी, टिपिकल हैं, बहुत टिपिकल हैं, तो यहां फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो इंडिया वांटेड कि ट्रेड एग्रीमेंट में हमारे जो कंट्री का जो लॉ है, हियरार्कियल, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम उसमें चलना चाहते हैं, नॉट फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। सो वो हमारे को एक्सेप्ट कर लिया है यूरोपियन यूनियन ने। सो इट इज ए बिग डील। ओके, नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआई जिसको हम बोलते हैं। या यूरोपियन यूनियन के पास तकरीबन 3000 जीआईज हैं पेटेंटेड, इंडिया के पास तकरीबन 500 हैं। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दीजिए हल्का सा, क्योंकि लोगों को जीआई के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। ओके, जोग्राफिकल इंडिकेशन मींस, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, बासमती राइस। हम्म, तो बासमती तमिलनाडु में नहीं उग सकता, उसकी एक जोग्राफिकल लिमिट दी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश और हरियाणा का ये या पंजाब का एक छोटा पोर्शन, एक्स टाइप ऑफ राइस, इतनी लेंथ, इतनी विड्थ, उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, इस कलर का, इसके उसकी 10 चीजें बना दी मैंने। जी, वो राइस जो इस जोग्राफिकल एरिया में उग रहा है, मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स, इज कॉल्ड जीआई राइस। सो तो बासमती उसका जीआई टैग लग जाता है, जीआई जीआई टैग टैग है, लग गया आपका। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, जी, उससे वैल्यू बढ़ जाती है। अगर जी, पाकिस्तान में वही चावल बिक रहा है, मतलब उगाया जा रहा है सेम, लेकिन वो इस जोग्राफिकल एरिया के अंदर बाउंड नहीं है, तो उसको वो बासमती अगर लिखता है पाकिस्तानी बासमती राइस, तो उसके ऊपर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट है, मतलब मैं केस कर सकता हूं। सो या इंडिया नहीं एग्री कर रहा कि हम एकदम इसके ऊपर मान जाएं। दैट इज वाई इस चीज को यूरोपियन यूनियन ने अभी हेल्ड इन अबेंस, अगर मैं वर्ड यूज कर दूं, उन्होंने कहा ठीक है हम इस पे बात करते रहेंगे, ये स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं होगा हमारा एफटीए कंक्लूड करने में। सो देयर इंडिया स्कोर्स अगेन। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 3 इज ए थिंग कॉल्ड प्रेफरेंशियल एक्सेस। ओके, इस प्रेफरेंशियल एक्सेस में
उन्होंने तकरीबन, अगर मैं क्यूमुलेटिव लूं तो अबाउट 99% हमारा जो एक्सपोर्ट होना है वो 0% टैरिफ पे ले आए। 91 जी। प्लस दिस प्लस तकरीबन, मतलब एंटायर लॉट इज, हम जो एक्सपोर्ट करेंगे वो 0% पे। इसमें एक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा क्लॉज डल गया। हम्म, उन्होंने ये कहा है, या इंडिया ने करवाया है, म्यूचुअली एग्री हो गया, थिंग कॉल्ड ROO, रूल्स ऑफ ओरिजिन। ये अगर हमारे स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, अगर वो इस पॉइंट को समझ जाएं और बाकी पब्लिक समझ जाए, तो आप सोचिए इसका कितना डोमिनो इफेक्ट होने वाला है इंडिया में। कैसे? व्हाट इज रूल्स ऑफ ओरिजिन? वो ये कहता है कि अलग अलग आइटम जो हमने एक्सपोर्ट करनी है यूरोपियन यूनियन को, उसके ऊपर अलग अलग ROO परसेंटेज में दिया है। एग्जाम्पल, सोलर पैनल 40%। 40% रूल्स ऑफ ओरिजिन मींस जो उस आइटम की मैन्युफैक्चरिंग होनी है उसमें इंडिया ने 40% वैल्यू एडिशन करनी है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस छोटी छोटी आइटम है जिसपे जो आज तक पूरी चाइना से आ रही थी, जहां उसके ऊपर सिर्फ असेंबली हो रही थी और उसपे जी। उसको बाहर भेजा जा रहा था। दैट मींस चाइना वाज रूटिंग उसके प्रोडक्ट्स जो चीपर थे हमारे से, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते उतने सस्ते कॉस्ट में। तो चाइना से यहां आता था, हमारे जो बिजनेसमैन थे वो वहां से इंपोर्ट करते थे, यहां पे उसको जी। असेंबल करते थे और फिर यूरोप में या अमेरिका में भेज रहे थे। वो बंद हो जाएगा। तो हम कहें ये तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव नहीं है, अब वी विल बी फोर्स्ड, और द हाँ, कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज विल बी फोर्स्ड टू एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अगर आपको या 40% बनाना है तो यहाँ प्लांट यहाँ लगेगा, जॉब्स यहाँ क्रिएट होंगे, एंड साइमल्टेनियसली जहां से आप इंपोर्ट कर रहे थे उससे आप उतना इंपोर्ट बंद करोगे। सो ये तो एक तीर दो निशाने हैं। सो वी हैव टू बिल्कुल। हाँ, अंडरस्टैंड कि रूल्स ऑफ ओरिजिन में चाइनीज द्वारा की जा रही डंपिंग हैज बीन, जी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारा बंद हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है इसका। काफी। अनदर पॉइंट वाज प्रोफेशनल मोबिलिटी। ये वर्ड उनकी जो उर्सुला, मिस उर्सुला है, उन्होंने 2-3 बार इसको यूज किया है। Our greatest wealth are our people. That is why I'm so glad that we are signing an agreement on mobility. We will facilitate the movement of students, researchers, seasonal and highly skilled workers. And this is also why we are launching the first EU legal gateway office in India. It will be a one-stop hub to support Indian talent moving to Europe in full alignment with EU member states' needs and policies. This is good for our economies, this is good for the friendship between our people, and this openness benefits us all. प्रोफेशनल मोबिलिटी को ज्यादा लोगों ने समझाया नहीं। इसके आगे एक वर्ड यूज हो रहा है, प्रोफेशनल मोबिलिटी विदाउट वेज डिप्रेशन। ओके। मीनिंग, उन्होंने फ्री कर दिया कि आप हमारे 4 किस्म के कंसल्टेंट्स, बिजनेस, कॉर्पोरेट पीपल, यू कैन गो, शॉर्ट टर्म वीजा लेकर के आप जा सकते हैं। कि आपका जो आदमी उधर आएगा टेम्परेरी वीजा पे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कोई प्रोजेक्ट के लिए आया है, उसको वेजेस वही मिलेंगी जो यूरोप में कंटेम्परेरी उसका जो है उसको मिल रही है। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। देयर विल बी नो वेज डिप्रेशन। व्हाई? बिकॉज हमारे लोग वहां जाते हैं, जो वहां का आदमी 100 रुपए में काम करता है, हम 10 में करने को तैयार हो जाते हैं। तो उनकी लेबर मार्केट पे बहुत इंपैक्ट होता है। देन देयर वरिड नाउ। सो उन्होंने इस वेज डिप्रेशन को 2 वेज में किया है। वन इज इंडियन स्किल सेट गोइंग टू यूरोप will be paid the same salary as contemporary European. That is बहुत one. बढ़िया। Other way around, look at this. A European coming to India has to get work. उसको यहाँ मेरे से काम करवाना है, मैं उसका यहाँ पर जूनियर मैनेजर हूं जो है, तो वो मुझे वो तनख्वाह देगा जो जूनियर मैनेजर को यूरोप में मिल रही है। मेरी वेज, तो अभी ये प्रॉब्लम होने वाली है हाँ। बाकी कंपनियों को जिनका ईयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उनको दिखेगा कि जो ईयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहां तो हर एक आदमी की तनख्वाह ज्यादा है। बट टू डू दिस दे हैव, उनको बाउंड किया गया है कि आपको जो स्किल सेट चाहिए इंडिया में, आप वो स्किल सेट बढ़ाइए। सो जैसे आर्मी में हमारे होता है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, इन्होंने भी एक क्लॉज यूज किया है, TVET। सो TVET का क्लॉज डाला है इस क्लॉज के अंदर कि आप यहाँ पे स्किल सेट बढ़ाइए। नेक्स्ट इज सेक्टरल लोकलाइजेशन। इंडिया की सेंसिटिविटीज रही हैं, एग्रीकल्चर, डेयरी, फूड सेक्टर एटसेट्रा, स्टील। तो अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है और एकदम वहां का यूरोपियन यूनियन का
डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह इधर आ जाएं, तो इंडिया ने ये वाले सेक्टर खोले नहीं है, जो अमेरिका ओके। के साथ भी बहुत इसी, दिस इज वन ऑफ द कंटेंशियस इशू, सो यूरोप के साथ भी यही था। तो इस चीज को यूरोपियन एफटीए में मान लिया गया है, और कुछ चीजों में, एग्रीकल्चर, डेयरी, फूड प्रोडक्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बाकी आइटमों में भी, जो जैसे कारें हैं, उसमें फेज्ड इंट्रोडक्शन की है कि 5 साल में हम इतने टारगेट पे आएंगे, 7 में इतना और 10 साल में इतना, प्लस कोटाज ओके। रखे गए हैं। क्योंकि आप जैसे कारों की बात करें तो 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम कार इंडिया में पर ईयर नहीं ला सकते, सो कोटा एंड फेज्ड इंट्रोडक्शन, सो दैट हमारे यहां भी उसके ऊपर एडजस्ट करने का टाइम मिले हमारी इंडस्ट्री को। बहुत बड़ी चीज इसी सेक्टरल लोकलाइजेशन में है फार्मा इंडस्ट्री। ओके। इंडिया के अंदर, इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना, जी। हमारे यहाँ जेनरिक्स ड्रग्स बहुत है, और हमारा बिजनेस जो है वो जेनरिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेन हमारे वही। पेटेंट्स नहीं है हमारे पास इतने, जी। वी आर स्टिल, हम उसमें ग्रो कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन जैसी मार्केट में जो इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, खासकर मेडिकल डिवाइसेस और मेडिसिन के ऊपर, उन्होंने इंडिया की बात मान ली है, और जेनरिक्स के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया हमारे को। सो जेनरिक्स आर आउट ऑफ दिस इशू ऑफ यूरोपियन यूनियन एफटीए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जेनरिक्स जाएंगे उधर, उनके बहुत ऊपर। बड़ी बात। सो दैट इज जी। नेक्स्ट इज डाटा सिक्योरिटी, एंड ये चांस की बात है, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं और बजट कल ही हुआ है, तो एक पॉइंट वैलिडेट हो गया उसमें। नाउ ऑन डाटा सिक्योरिटी, पिछले कुछ सालों से द प्रेजेंट गवर्नमेंट हमारे यहाँ इंडिया में क्लाउड सेंटर्स और डाटा वाले सर्वर्स वगैरह इत्यादि, काफी क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा इंडिया में हो रही थी, बना रहे थे अडानी ये वो, और फिर हमने देखा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट की बात की, $15 बिलियन, 150, जो भी। नाउ इन दिस एफटीए, डाटा लोकलाइजेशन जो थी कि मेरा डाटा मेरी कंट्री की बाउंड्री में रहना चाहिए, और यूरोपियन यूनियन कहता था कि उनका जो डाटा है, सेंसिटिव डाटा है, उनकी बाउंड्री में रहना चाहिए, दैट जी। हैज बीन सेट असाइड, प्लीज अंडरस्टैंड। सो फ्री फ्लो ऑफ डाटा कैन हैपन बिटवीन यूरोपियन यूनियन और इंडिया ना, उसमें इंक्रिप्शन वगैरह के कोड और डाटा एक्सेस के वो लगा दिए उन्होंने कि कितना इंक्रिप्टेड होगा वगैरह, बट व्हाट आई एम कमिंग टू, यूरोपियन यूनियन को आईटी सेक्टर में स्किल सेट्स इंडिया में दिख रहे हैं, सबको बिल्कुल। ठीक है। हमारे यहाँ ऑलरेडी एक वो सर्ज हो गई है इस तरीके के डाटा सेंटर्स के कंस्ट्रक्शन की पिछले 4-5 साल में। जी। इसको देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे, हम अपने डाटा सेंटर्स इधर खोलेंगे, सो दैट दैट फ्लो ऑफ डाटा, हमारा डाटा रहेगा ही इंडिया में, दैट इज व्हाट आई एम कमिंग। जो वेवर हुआ फ्री फ्लो ऑफ डाटा का, वो कह रहे हैं हमारा डाटा हम रखेंगे ही इंडिया में, और यही काम होगा आईटी। और इससे लिंक कर रहा हूं मैं कल के जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो बजट में, जिसमें आज सुबह न्यूज में मैं पढ़ रहा, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि टैक्स हॉलिडे दिया गया है डाटा सेंटर खोलने के लिए। अगर कोई एफडीआई में डाटा सेंटर इंडिया में खोलता है 2047 तक टैक्स हॉलिडे है। सो आप लिंक करो कि एक एफडीआई अभी 10 दिन पहले हुआ है, उसके बाद आप ये बता रहे हो, तो दिस वाज ऑलरेडी ऑन द एनविल कि हम यहाँ डाटा सेंटर, सो इंडिया इज गोइंग टू बी अ हब ऑफ डेटा सेंटर्स फॉर द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट ये देखा जा रहा है। और इसका एक एडवांटेज मैं ये देखता हूं कि अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें आ रही है, तो आपका जो नेशन का जो कैपेक्स था, जो आप इसमें डिवोट कर रहे थे, वो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप कहीं और यूज कर लोगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेशन, ये बहुत रेड टेपिज्म थी इसमें। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मेरे यहां बना हुआ एक बीपी मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, मैंने उसको एक्सपोर्ट किया है यूरोपियन यूनियन को। तो पहले तो यहाँ मेरे बीआईएस स्टैंडर्डाइजेशन में चेक होकर के स्टैंप लग करके वो जाएगा, वहां जब पहुंचता है तो उनकी कस्टम क्लियरेंस के बाद वो वहां चेक होता था। अब उसमें समय लगता है, टाइम इज मनी, और उसमें वो रिजेक्ट भी हो जाता है, रिजेक्ट होता तो फिर लंबा प्रोसेस हो गया। नाउ एफटीए में हमने, हमारी एग्रीमेंट ये हुई है कि हम म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेशन करेंगे। दैट मींस एक कंट्री जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब इंडिया से अगर यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हमारे द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड देयर। टाइम डिले इज गॉन, सेव लॉट ऑफ मनी। यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ इस पॉइंट पे कह रहा है कि हमारे अबाउट $2 बिलियन बच जाएंगे। सामान पड़ रहा था मेरा, उसमें पड़ा है, रिजेक्ट हो रहा है वगैरह वगैरह।
This gives a very huge boost for manufacturing in India. That means what? Entire manufacturing will get upgraded कि आपने किसी एक क्लाइंट को सर्व करना है जहां पे वो आपकी बात बिल्कुल वर्बली मान रहा है, आपके सर्टिफिकेट को मान रहा है। दैट मीन्स व्हाट? जितने आपके हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस हैं, जी रिएक्टर्स हैं, जो आज हम देखते हैं कि वहां से इधर आएंगे या चाइना इत्यादि या रशिया से लेकर के हम बनाते हैं धीरे धीरे छोटे पार्ट्स, जी सडनली वो मैन्युफैक्चरिंग इधर आएगी क्योंकि आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड बढ़ गया। आप स्टैंडर्ड बढ़ गया तो यूरोपियन यूनियन के आप अमेरिका को एक्सपोर्ट करिए, कहीं भी एक्सपोर्ट करिए। तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया वाली जो मोमेंटम चल रही है उसके अंदर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल नेक्स्ट इज एक्रोनिम कॉल्ड CBAM, CBAM। ये वर्ड यूज हो रहा था जब ये मिस उर्सुला वगैरह जो बात कर रहे थे और उनसे प्रेस जी कॉन्फ्रेंस में जी बात की गई। तो CBAM, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फर्स्टली इसका फुल फॉर्म है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें कार्बन एमिट बहुत होता है। हमारी जो, क्योंकि हमारी जो पावर सप्लाई है, हमारी जो बेसिकली आप कह रहे हैं पॉल्यूशन पॉल्यूशन होता है। पोल्यूशन, तो हम सो हाँ इसके सिंपल लैंग्वेज ऊपर में पॉल्यूशन। यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर बहुत फिनिकी है। जी उन्होंने आज तक किसी भी नेशन को आउटसाइड यूरोपियन यूनियन कोई वेवर नहीं दिया है, इंडिया को भी नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इसमें एक शंट बना दी, एक रास्ता दिखा दिया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे यहां अगर स्टील मैन्युफैक्चर टाटा स्टील बनाता है और यूरोप भेजता है, तो सिंस हमारा प्रोसेस कार्बन पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो हमारे ऊपर उनके टैक्स लगते हैं, कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स लगता है, जिससे मैं अनकॉम्पिटिटिव हो जाता हूं यूरोपियन मार्केट में और मैं अपना सामान नहीं दे पा रहा बिकॉज मेरा प्रोसेस ही ऐसा है। जी सो इस सीबैम के अंदर उन्होंने इंडिया को एक थोड़ा सा रास्ता दिखा दिया। खासकर मैं स्टील की बात की तो स्टील ही बता देता हूं। हम तकरीबन 4 मिलियन टन स्टील देते हैं, भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को आज की तारीख में। उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, 1.6 मिलियन टन आप 0% टैरिफ पे दे दो, वॉट एवर इज योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो 1.6 मिलियन टन हमारे को 0% पे मिल गया एडवांटेज। एनीथिंग अबव 1.6 मिलियन टन विल कम, पुराने वाले जो आपका जो, क्योंकि आपका तो कार्बन वाला इशू है, तो आप 25 से 35% उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो बाकी कौन, सो 1.6 मिलियन टन का तो हमें एडवांटेज मिल गया अभी तक 4 मिलियन टन में से। प्लस फॉर द फर्स्ट टाइम यूरोपियन यूनियन ने हमारे साथ डील करने के लिए, देखो उनको भी कुछ गिव एंड टेक है, तो उन्होंने काफी कुछ गिव किया है। उसमें से एक चीज है कि उन्होंने हमें 500 मिलियन यूरोस सीबैम के वेवर में डाला है कि आप अपना जो प्रोसेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इन चारों में अपने प्रोसेसेस इंप्रूव करो, और उसके लिए वो 500 मिलियन यूरो वो दे रहा है। सो सीबैम के, एंड दिस, ये जो सीबैम वाली वेवर, सो कॉल्ड वेवर है, इसके ऊपर काफी तकलीफ हुई है और डिबेट हुई है उधर यूरोप में। बट ये वो इंडिविजुअल कंट्री के अपने व्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन। अच्छा, यहां मैं एक चीज और क्लैरिफाई कर दूं, आई जस्ट क्लैरिफाई। कहीं किसी प्रोग्राम में मैं देख रहा था, एक वन पर्सन हु सेड कि अभी इस समय बहुत लगेगा और 27 देशों ने रेटिफाई करना है। आई विल करेक्ट दैट। जो इंडिया के साथ एफटीए हुआ है, ये यूरोपियन काउंसिल ने किया है जी ये 27 देशों की रेटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और उसके यूरोपियन काउंसिल की रेटिफिकेशन होनी है। सो 27 देशों के पास नहीं जाना। तकरीबन अभी जैसे आपने बताया था कि अभी सिर्फ ये फ्रीज हुआ है, नेगोशिएशन जो साइन हुआ है 27 जी जनवरी को, ये नेगोशिएशन फ्रीज हुई। तकरीबन 4 से 6 महीने लगते हैं इसकी लीगल वेटिंग में। उसके बाद ये जाएगा रिस्पेक्टिव कैबिनेट्स में, यूरोपियन काउंसिल में जाएगा और हमारे यहाँ कैबिनेट में आएगा। कैबिनेट से ये जाएगा हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा, उसमें पास होगा, और उसके बाद ये कहीं जाकर के तकरीबन एंटिसिपेटेड है कि ये एंड ऑफ दिस ईयर या अर्ली 2027 में ये स्टार्ट होगा। आप ये देखो कि इसका इंपैक्ट हमारे साथ जो होना है वो होना है। आप दूसरे देशों के ऊपर इंपैक्ट देखिए। सो आई टच विद लेट्स से चाइना। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का नुकसान हो रहा है तो मुझे खुश होना चाहिए, बट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज अ स्लग फेस्ट।
बिजनेस में, जब यूरोपियन यूनियन मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, मेरे पास रूल्स ऑफ जी ओरिजिन में 40% 50% के क्लॉज डाल रहा है आइटम के, तो वो क्या प्रिवेंट कर रहा है? वो चाइनीज आइटम्स यूरोप ना पहुंचे इसको एनेबल कर रहा है। और वो मेरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मेरे लॉज, क्योंकि अब डिस्प्यूट होगी तो मेरे लॉ में लड़ेगा वो, जी कौन करता है? तो वो मेरे पे कॉन्फिडेंट है कि मैं इसके साथ बिजनेस करना चाहता हूं अगले 50 साल। जी वो 2 साल की गेम नहीं खेल रहा है, या, वो पूरी चाइना से डाइवर्सिफिकेशन लेके आ रहा है, एक सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, शिफ्ट हो हाँ रहा है। उसको China+1 कह रहे हैं स्ट्रेटजी। हाँ, तो वो शिफ्ट देख रहा है। अब आप एक, अच्छा चलो कारों की बात करते हैं, लोगों को कारों का बड़ा शौक है, जर्मन कार्स की बात करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूं। जर्मन कार्स को हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत पीएलआई पार्क है, इंडियन पीएलआई इंसेंटिव्स दिए थे, तो उसके हब्स बनाए हैं, हब्स बने जिसको पीएलआई पार्क बोलते हैं। तो अगर जी वहां पर जर्मन कार्स, जिसके लिए हम पार्ट्स चाइना से लेके आते थे, यहां असेंबल कर रहे थे, असेंबलीज बन रही थी, और वो फिर जा रही है वॉक्सवैगन की फैक्ट्री या कहीं भी, अगर मैं आरओ के तहत यहां कर रहा हूं और इंडिया ने इस एफटीए में डाला कि अगर आप पीएलआई पार्क में कोई चीज बना रहे हो तो उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। आप बताइए। क्या एनेबल कर रहे हो? आप एनेबल ये कर रहे हो कि जो मेरे पीएलआई पार्क में आएगा, जो महिंद्रा, टाटा, छोटे ऑटोमोटिव फर्म्स, कल्याणी, भारत फोर्ज वगैरह जो भी, अगर मैं उस पीएलआई पार्क में जाऊं और जर्मन यूरोपियन कार्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करूं तो 0% पे हो गया भाई मैं। तो क्या जी इसमें मैं क्या गलती निकालूं? दिस अलोन एज पर फिगर्स इज अबाउट 100 बिलियन ऑफ ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम चाइना। सिर्फ कार की बात कर रहा हम्म, हूं, 100 बिलियन। अभी मैं सोलर पैनल्स पे जाऊं तो एंटिसिपेटेड है, ये कल एक दिन में नहीं होने वाला है, दिस विल टेक या 4-5 इयर्स। जी सोलर जी पैनल की अगर हम बात करें तो उसमें जो फिगर जिसने भी निकाली है, मैंने नहीं निकाली है, पर जिसने निकाली है, वो कह रहा है अबाउट 25 से 30 बिलियन डॉलर का ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है। सो अगर ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन गूगल करे कोई कितना इंपैक्ट कर, तो आइटम बाय आइटम वो एक बहुत बड़ी फिगर। बिल्कुल। हमारे यूएसए के साथ भी चल रहे हैं एफटीए की काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो गई है। इनफैक्ट हो सकता है वो जल्दी ही आ जाए, और ये इसको कह लीजिए कि ईयू के साथ जो एफटीए हुआ है ये कैटलिस्ट बन जाए, उसको ना तेज कर दे, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है। तो झटका लगा है क्या यूएसए को भी, अमेरिका को, कि ठीक है वो? ओके, पहली चीज, ईयू के साथ एफटीए वाज ए फॉलो अप ऑफ अमेरिकन एफटीए, मतलब सीक्वेंशियली पहले अमेरिका से होना था, फिर जी कनाडा और जी ईयू के साथ होना था। लेकिन ईयू को इतना फंसा दिया अमेरिका ने पिछले 1 साल में, उनकी बेइज्जतियां कर करके, उनके लीडर्स की बेइज्जती करके, उनके ऊपर कुछ भी करके, जी उनको एक कोई शंट, एक हेज, हमारी लैंग्वेज में एक कोई ऑल्टरनेट रूट बनाना था, तो उन्होंने अमेरिका से पहले कर लिया। नाउ जी योर क्वेश्चन कि अमेरिका इसको क्या देख रहा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट? इन फाइनेंशियल टर्म्स मिनिमल इम्पैक्ट टू माय माइंड, बिकॉज उनका जी स्टैंडअलोन उनका एफटीए है जो शायद 10 दिन में हो या 10 महीने में हो। उनका एफटीए यूरोपियन यूनियन के एफटीए से स्टैंडअलोन है, तो उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। बट यस, अमेरिका का यूरोप के ऊपर एक लेवरेज था जी जिसको वो ट्विस्ट कर रहा था, डिफेंस को लेकर के, लैंड, ग्रीनलैंड को लेकर के, जीआईयू के कॉरिडोर को लेकर के, मेरे 57 एयर बेसेस हैं उसको लेकर, मतलब ही वाज, वो एक बॉस है वहां पे यूरोप के लिए कई साल, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जी से। जी जी गैस उसकी जा रही है, शेल ऑयल उसका जा रहा है, रॉटरडैम में सारी ट्रेडिंग, सारी अमेरिकन शिप्स वहां खड़ी हुई हैं। रशिया को उसने साइडलाइन कर दिया, यूक्रेन के चक्कर में उसने कहा कि मेरे बिना तो तुम्हारी लड़ाई नहीं हो सकती, एमिनेशन मैं दे रहा हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। द मोमेंट दिस एफटीए हैज हैपेंड विद इंडिया, और इसकी स्केल्स हम बात कर चुके हैं, 200 करोड़ लोग वगैरह वगैरह वगैरह, जी और इतने ज्यादा उसने कंस्ट्रेंट्स को देखा कि यूरोपियन यूनियन ने तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया, जो अमेरिका के साथ भी नहीं किया उन्होंने, कनाडा के साथ भी नहीं है, सीबैम जी इत्यादि में जी कोई पेपर नहीं है। इंडिया के लिए उन्होंने रास्ते ढूंढे हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन के रास्ते ढूंढ दिए, जीआई के रास्ते ढूंढ दिए उन्होंने। तो ये जो यूएस का लेवरेज था यूरोपियन यूनियन को ट्विस्ट करने का कि तुम्हारी ट्रेडिंग सिर्फ मेरी बदौलत ही चलती है, यू लिव बिकॉज आई एम देयर, इस तरीके के शब्द उसने कनाडा के लिए भी यूज किए हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस मेरी वजह से है। दैट लेवरेज हैज बीन पार्शियली ब्रोकन बाय यूरोपियन यूनियन। बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान, या ओके, तो काफी तनातनी चल रही है इस समय, टेंशन चल रहा है उनके साथ, और उनका बिहेवियर अजीब सा चल रहा है इस समय दोनों देशों का। हम लोग हमेशा तो इंटरेस्टेड रहते हैं उनमें। उनको कितनी चोट पड़ेगी इससे? ओके,
आई टॉक अबाउट बांग्लादेश फर्स्ट। ये जी टेक्सटाइल्स जिसकी बारे में बहुत ज्यादा बात होती है, बांग्लादेश बहुत का जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल्स का है। लेट्स जी क्लियरली अंडरस्टैंड। वो $20 बिलियन, मैं राउंड फिगर्स में बात कर रहा हूँ, हाँ लगभग आपको नेट पे 19.9 हाँ 18.9 जी मिलेगा, 19.1, सो तकरीबन $20 बिलियन की उसकी मोटी मोटी एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल्स की, यूरोपियन यूनियन को। वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा मैं, यूरोपियन यूनियन से बात कर रहा हूं। उसको मिलती है, उनकी एक कैटेगरी है, यूरोपियन यूनियन के पास ना हर देश के साथ डील करने के लिए कुछ कहानियां हैं। बांग्लादेश के साथ एक वर्ड यूज होता है LDC, जी मीनिंग लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। दैट कंट्री सो नाउ बांग्लादेश इज LDC। तो उन्होंने कहा जो आप हमें अपैरल भेज रहे हो, RMG रेडीमेड गारमेंट भेजते हो, उस पर 0% टैरिफ होगा। तो पिछले जी कई साल से बांग्लादेश कॉम्पिटिटिव है उस मार्केट में, बिकॉज उसके ऊपर जी 0% टैरिफ है, और $20 जीरो बिलियन जी की वो एक्सपोर्ट करता है EU को। आज इंडिया के ऊपर टेक्सटाइल्स पे 0% कर दिया गया। 12% था इंडिया का, वो हो गया 0। दैट मीन्स एक जो बाण था जो टैरिफ्स का कॉम्पिटिटिव रहने का, वो बराबर कर दिया, हम 0 पे आ गए। पॉइंट नंबर 2, बांग्लादेश जो रेडीमेड गारमेंट RMG बनाता है, उसका यान कहां से आता है? कुछ प्रोडक्ट चाइना से आता है, और 78% ऑफ यान गोज फ्रॉम इंडिया। जी मैं क्यों दूं अब आपको? मेरी तो अपनी एक्सपोर्ट शुरू होगी, आप ले लो मेरे से, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो आप ले लो यान, लेकिन आपकी मार्केट ही पूरी बंद होने वाली है, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर इज 5 टाइम्स दैट ऑफ बांग्लादेश, जी प्लस स्किल सेट, प्लस एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर। अभी आप देख लेना इसके ऊपर कितने SEZ वगैरह खुलने की तैयारी हो जाएगी यहाँ पे। जी 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 खोल दो आप, अपैरल का SEZ खुल जाएगा, वहां पे और फैसिलिटी होगी, बिजली माफ, फलाना माफ, गवर्नमेंट दे देगी, वहां पे बिजली पानी माफ कर दो, लगाओ टैक्स हॉलिडे दे दो 5 साल के लिए। सडनली आप यहाँ पे जो 5 टाइम्स कैपेसिटी है बांग्लादेश से, यू में रीच 7 टाइम्स। सो यूरोपियन यूनियन ने हमारे को उनके लेवल प्लेइंग फील्ड पे ला दिया है, प्लस उनके लिए कॉज ऑफ कंसर्न ये जो LDC का जो टैग है उनका, दैट एक्सपायर ऑन 24 नवंबर 2026। जी उसके ऊपर एक्सटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, और अगर इंडिया का लेवरेज EU के साथ अब इतना ज्यादा हो गया है, तो आई थिंक हम ही शायद इन्फ्लुएंस कर दें बैक चैनल से कि कोई जरूरत नहीं है इनको, अनलेस बांग्लादेश मेंट्स। बांग्लादेश हैज टू अंडरस्टैंड कि इंडिया कैन प्ले हार्ड बॉल अगर हम नियत पे आ गए तो, और हमने इस चीज पे बहुत पहले कई चीजों पे डिस्कस किया। इसमें मैं ऐड कर दूं, आज ही की न्यूज है कि जो वहाँ के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने एक मीटिंग की है वहां पे। बहुत ही चिंताजनक विषय रहा है कि इसका FTA का असर उनके ऊपर होने वाला है, बहुत भयंकर। और वहां पे ऑलरेडी विदाउट FTA उनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री है बहुत मुश्किल में है। 50 से ऊपर फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं क्योंकि गैस शॉर्टेज है। और दूसरा प्रेशर वहां से पड़ रहा है, उनके जो यान आपने बात की जो भारत से जाता है, क्योंकि भारत से जाता है यान, वो बहुत सस्ता और अच्छी बेटर क्वालिटी का होता है। तो उनके यान प्रोड्यूसर्स बन रहे हैं, तो वो प्रेशर अलग से डाल रहे हैं कि हमारा लोकल यान लीजिए जो कि महंगा होगा, क्वालिटी कम होगी। तो ये तो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स महंगी जो है, फंस गए। और अगर वो LDC टैग 24 नवंबर को हट जाता है जी वो फिर तो तो 17-18% टैक्स हो जाएगा। तो बांग्लादेश के ऊपर लेट से 12% टैक्स लग जाएगा, इंडिया 0 पे आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो वो तो बिल्कुल तो गारमेंट इंडस्ट्री गई उनकी। सो बांग्लादेश पे इस FTA का इम्पैक्ट एक सेक्टर का ही अगर मैं ले लूं तो बहुत ज्यादा है। जी कमिंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान पे भी मैं सिर्फ टेक्सटाइल की ही बात कर लेता हूं। बांग्लादेश का $20 बिलियन का एक्सपोर्ट है EU को, पाकिस्तान का रफली 10 बिलियन है, 8 to 9 बिलियन है, तो 10 मान लेते हैं, आधा है हमसे। वो जैसे इनके साथ बांग्लादेश के साथ एक टैग लगा LDC लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का, पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है GSP प्लस। GSP का मतलब है जनरल स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस। जनरल, दीज आर जस्ट वर्ड्स, जैसे CBAM हो गया, GSP हो गया। तो GSP में भी 2 कैटेगरी हैं, यूरोपियन यूनियन ने बनाई है। किसी देश को वो लगाते हैं GSP, जो गरीब देश हैं, और GSP लगने से जो टैरिफ होता है वो 1/3 हो जाता है, 2/3 माफ हो जाता है, 1/3 पे आ जाता है। GSP प्लस जो पाकिस्तान पे लगा, उसमें 0% टैरिफ हो जाता है। तो इट इज समथिंग लाइक, वो LDC कैटेगरी में नहीं है, GSP प्लस है, बट इम्पैक्ट यही है कि उसके ऊपर भी 0% टेक्सटाइल के ऊपर टैरिफ।
अब इंडिया भी 0 पे आ गया, तो हम इक्वल उसमें कॉम्पिटेटिव उसमें आ गए। प्लस ये जो जीएसपी प्लस का उनका टैग है, सो वो भी एक्सपायरी के वो मोड भी में, ऑलमोस्ट सेम एक ही डेढ़ है। साल में वो एक्सपायरी के मोड में आ रहा है। सो 10 बिलियन का उनका जो एक्सपोर्ट है, और पाकिस्तान के लिए 10 बिलियन जी बांग्लादेश के 20 बिलियन से ज्यादा मैटर कर रहा है। उनका 10 बिलियन भी बहुत उनको ज्यादा तकलीफ जी देने वाला सो बहुत बढ़िया, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक था ये, और इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो लोगों ने शायद सुने ना होंगे और कहीं सुनने को मिलेंगे भी नहीं या पढ़ने को भी नहीं मिलेंगे उनको। तो उसको आपने बखूबी बिल्कुल हमें समझाया कि भाई क्या इसका इम्पैक्ट है, और भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। मतलब आप वैल्यू की बात तो करें ही करें, साथ में जो हमारी जो एक प्रतिष्ठा है, जो एक हमारा गर्व है अपने अंदर का। बिकॉज जो यूएसए जो इस समय, जो अमेरिका जो इस समय भारत के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा था, अब उनको कहीं ना कहीं चोट लगी है। जो उनके है। कॉमर्स सेक्रेटरी और ट्रेड सेक्रेटरी, उन सबकी जो बातें आप सुनेंगे कि यू मिस द बस एंड मिस द ट्रेन, वो अब कहीं धरातल पे वापस आएंगे। और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट, कहीं एक बार कहीं पढ़ रहा था मैं कि ऑलमोस्ट अगले 4 सालों में $75 बिलियन का जो है भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा ईयू की तरफ। तो बहुत बड़े इम्पैक्ट होने वाले हैं, और भारतीय सरकार ने, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया तरीके से Absolutely. उन्होंने पूरे सिचुएशन को डील किया है, कहीं घबराए नहीं है, लड़खड़ाए नहीं है। और इनफैक्ट जो यूएसए का जो इम्पैक्ट था उसको उन्होंने लेते हुए यूके के साथ, जैसे आपने देखा, उन्होंने एफटीए किया, और ऑलमोस्ट 8 एफटीए उन्होंने पिछले एक साल में। 4 सालों में, 3 या 4 सालों में किए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। तो इस समय भारत जो है, जो एफटीए और पीटीए जो है मिला के 14+6 करीब 20 के आसपास पहुंच गए। तो भारत जो है ऑलमोस्ट वर्ल्ड के चौथे पांचवें नंबर पे आ रहा है जिनके सबसे ज्यादा ज्यादा एफटीए है। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। सो थैंक यू सो मच आशीष। ये लंबा प्रोग्राम रहा, लेकिन आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि बड़ा एक जटिल सब्जेक्ट था जिसको आपने बड़ी बखूबी निभाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।